मैंने कुछ नोट्स वोट्स भी बना लिए, थोड़ी रिसर्च भी कर लिया है। आपका इंसाइक्लोपीडिया लेवल तो नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं ना कुछ नहीं बहरहाल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और वेलकम टू भाई सेकंड एपिसोड ऑफ एंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस इन 2022। हमने जो पहली एपिसोड अपलोड की थी उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर किए थे, बट आज हम लोगों ने स्पेशल गेस्ट एक टेक गीक और पाकिस्तान के लीडिंग टेक कंटेंट क्रिएटर जो कि भाई किसी भी क्वालिटी या किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। मतलब यहाँ सभी चीजें, जितने भी दरिया के अंदर पानी बहता है ना, वो इसी पुल के नीचे से गुजरता है। तो आज हम वेलकम कहते हैं अमीर भाई रिव्यूज पीके से। वेलकम अमीर भाई, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने चैनल पर। अस्सलाम अली भाई, क्या हाल चाल है? और मास टेक की सारी ऑडियंस को मेरा सलाम। अली भाई बहुत शुक्रिया कि आपने नाचीज़ को दावत दी अपने इतने बड़े चैनल पे कि हम आए और ज़रा सी अपनी जो है ना थॉट शेयर कर सकें आपके ऑडियंस के साथ। माई प्लेजर अमीर भाई कि हम आपको अपने चैनल पर जो है वो देख रहे हैं। और मेरी इस बात की खुश नसीबी है कि हमेशा से जब मुझे कोई गाइडलाइन लेनी होती है, मेरी ऑडियंस को लेनी होती है, तो हम दो भाई जो है ना वो मिलकर एक ऐसा पर्सपेक्टिव के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो कि ऑडियंस को एजुकेट करने का होता है। और आज भी हम लोग तकरीबन इन्हीं पॉइंट्स पर रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी चल रही हैं, एक बायर के माइंड में, एक कंटेंट क्रिएटर के माइंड में। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट टेक का कंटेंट हो, और साथ के साथ लोगों को ये भी चीज़ पता लगे ना कि सिर्फ हम भाई डब्बे वाले खोलने वाले चैनल नहीं है, हम लोग जो है ना वो और सिलसिले भी बहुत सारे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो, ये तरीकाकार या ये कंटेंट जो है वो पसंद आएगा। और आप मज़ीद जो क्वेश्चन भी करना चाहें ना, वो आप इंस्टाग्राम पर अमीर भाई को भी फॉलो कर सकते हैं। अमीर भाई का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमीर भाई के चैनल का भी मिल जाएगा। और आप हमें भी पूछ सकते हैं। और हम लोग की ये 15 दिन बाद ही जो एपिसोड हम लोग अपलोड कर रहे होते हैं अपने चैनल पर, नेक्स्ट टाइम अमीर भाई भी होंगे और भी टेक कंटेंट क्रिएटर्स को हम लोग अपने चैनल पर लेके आया करेंगे इंशाल्लाह अजीज। तो आज आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो रैंडम क्यूरीज आती हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो करंटली सिचुएशन में इश्यूज चल रहे हैं, जो ओवर प्राइस इश्यूज चल रहे हैं, जो नॉन वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस के इश्यूज चल रहे हैं, वो हमने कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट किए हैं, जो कि हम पूछेंगे अमीर भाई से। और अमीर भाई से कुछ इल्म लेने की कोशिश करेंगे, इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि अमीर भाई का क्या पर्सपेक्टिव है, अमीर भाई क्या सोचते हैं इस सिचुएशन में, इन क्वेश्चंस के बारे में। तो अमीर भाई आप रेडी हैं? हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वैसे अमीर भाई आजकल Q&A सेशंस जो है ना वो ऑडियंस बहुत मांगती है, और करंटली इस तरह का सिचुएशन बन चुका है कि मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तानी टेक कंटेंट क्रिएटर हैं, आइदर वो एक मोबाइल फ़ोन रिव्यूअर हो या वो टेक गैजेट रिव्यूअर हो, वो एक बहुत स्ट्रगलिंग स्टेज से इस टाइम गुजर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये स्ट्रगलिंग स्टेज जो है वो क्या ख़त्म भी जल्दी होगी कि नहीं होगी? हम छोटा सा क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मेन क्वेश्चंस पर आते हैं कि ये जो स्ट्रगल चल रही है हमारी, ये जो सैचुरेशन चल रही है, इसे कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग? अली भाई देखें, हर जो भी आप मार्केट में कभी चले जाएं, कोई सर्विसेज इंडस्ट्री हो, प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री हो, हमेशा ऐसे ही होता है कि शुरू में जब आप आते हैं ना तो कम प्लेयर्स होते हैं, इट्स ईजियर, तो compete करना भी आसान होता है, थोड़ा सा आपके पास कंपटीशन कम होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमेशा सैचुरेशन बढ़ती चली जाती है। जब सैचुरेशन होती है ना तो फिर बात आ जाती है कंपटीशन पे। जो लोग या जो कंपनीज या एंटिटीज कम कंपेटिटिव होती हैं वो आहिस्ते आहिस्ते खुद ही जो है ना वो शिफ्ट आउट हो जाती है। उसको छन्नी वाला इफेक्ट आता है कि कुछ नीचे गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फिर जो कंपटीशन सर्वाइव कर जाते हैं वो रह जाते हैं। हमारे उसमें टेक इंडस्ट्री में अब आप देखेंगे कि लोग अब इनोवेट करना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपने एज अ चैनल खुद को इनोवेट करना है, आपने कोई डिफरेंट चीज़ करके दिखानी है। अगर हर कोई सेम चीज़ें कर रहा होगा तो जो शुरू में करता था ना वही ज़्यादा सर्वाइव करेगा। बाकी जो नए नए बॉयज़ आज आ रहे हैं और अगर 3-4 साल पुरानी हमारी टेक इंडस्ट्री को देख के और उसी तरह स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो उनके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों की भी अगर आप टेक में भी देख लें तो हर किसी की जो भी ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कोई डिफ्रेंसिएशन है। यानी कि मैं अक्सर आपकी वीडियोस एज रिसर्च इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप इन डेप्थ कैमरा टेस्ट कर रहे हैं, आप इन डेप्थ गेमिंग टेस्ट कर रहे हैं, हीटिंग टेस्ट कर रहे हैं, बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहे हैं। तो कभी ऐसा अगर होता है तो मैं अपने रिव्यू में भी आपकी वीडियोस देख के इनपुट ले रहा होता हूँ। तो आई थिंक दैट डिफ्रेंशिएट्स यू, क्योंकि आपकी जो मोबाइल फ़ोन्स की नो हाउ है उससे आप डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं।
अगर हम बात करते हैं बबलू लाहौरी की, तो उसका एक अपना मेरा ख्याल है स्टाइल है, उनके बात करने का अंदाज भी बड़ा नर्म और उस टाइप का है, बड़ा मैं नॉर्मली उनकी वीडियो देखता हूँ तो देखते ही चले जाता हूँ। एंड आई थिंक उनके क्वालिटी और जो इनसाइट है डिवाइसेस की वो भी बहुत अच्छी है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा ख्याल है कि आपको जो भी इस सेक्टर में आएगा उसको कुछ ना कुछ अपनी डिफरेंशिएशन, अपना यूनिकनेस, अपना कुछ ना कुछ वो रखना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग उसको सब्सक्राइब करें। एग्जैक्टली आपका लहजा, आपके कंटेंट डिलीवर दूसरों से डिफरेंस होंगे, अच्छे होंगे, तो लोग आपको फॉलो करेंगे और लोग आपकी बात को यकीन भी करेंगे। तो एक बड़ी अच्छी बात की आप लोगों आपने अमीर भाई, वाकई सैचुरेशन बहुत हो गई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट डू यू थिंक कि आजकल किस टाइप के फोन्स वैल्यू फॉर मनी है? करंटली सिचुएशन जो कि डॉलर की चल रही है, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं कि अगर 40K से अंडर कोई वैल्यू फॉर मनी डिवाइस ढूंढनी हो तो वो क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर करेगी जो आपकी नज़र में, रिव्यूज पीके की नज़र में जो है वो वैल्यू फॉर मनी होगी? अच्छा अली भाई, इसको आंसर करने से पहले ना मैं ज़रा सा थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी का मेरे लिए क्या मतलब है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब है कि किसी भी प्राइस पॉइंट पे आपको एक डिवाइस अगर अपने कंपेटिटर्स से थोड़ा बेहतर फीचर सेट दे रहा है ना, यानी कि अगर आप 40,000 पे देख रहे हो और बाकी सारे एक सर्टन फीचर सेट दे रहे हैं, एक कोई फ़ोन आया जिसने 2-3 एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए, मेरी नज़र में वो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो गया हमारी इंडस्ट्री में कि पिछले 3-4 महीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। तो जो वैल्यू फॉर मनी का जो टर्म है ना, उसकी डेफिनेशन हमें थोड़ी सी अब चेंज करनी पड़ जाएगी। पहले हम कहते थे 30,000 35,000 में जो बहुत ज़बरदस्त फ़ोन निकल आए, ऑलराउंडर टाइप के फ़ोन्स, वो बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स हैं। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखें हमारे जो पॉलिटिकल हालात हैं इस वक्त मुल्क के, उसकी वजह से, और अनसर्टनटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हमारा जो डेफिसिट में करंट अकाउंट चल रहा था, उसकी वजह से डॉलर बहुत शदीद डिप्रिशिएट हुआ है। अगर आप मार्च में खोल के देखते हैं तो डॉलर आई बिलीव 176-180 के बीच में होता था। अब जून में हम लोग आ गए यहाँ 208 भी क्रॉस कर चुका है। और हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी क्या सारे ही फोन्स या तो इम्पोर्टेड हैं, और जो असेंबल्ड हैं उनके पार्ट्स पूरे इम्पोर्टेड होते हैं। तो जाहिर है वो डेप्रिसिएशन में जो 10% 12% का भी फ़र्क आया है वो आपको प्राइसेस में दिखेगा। फिर आप अगर ऑब्वियसली हर किसी को ही पता है कि यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से बढ़ानी पड़ गई, तो वो अब इतना एक्सट्रीम उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। कुकिंग ऑयल से लेके सारी खाने की अशिया महंगी होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि एज एन हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको भी ज़रा ये चीज़ें अब खातिर में लानी पड़ेंगी कि भाई अगर पूरी दुनिया से मतलब कि पूरे पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लेशन अब पाकिस्तान में भी आएगी। तो हमारी वैल्यू फॉर मनी की जो डेफिनेशन है ना, उसको हमें सबको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। बेसिकली अब हम वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस उनको कहेंगे जो अपने किसी भी प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट फीचर सेट देते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू फॉर मनी पे बात। अब आपने मुझसे पूछा कि 40,000 के आसपास कौन से डिवाइसेस मैं सजेस्ट करूंगा। तो बुनियादी तौर पे मैं वो डिवाइसेस सजेस्ट करूंगा जो 3-4 महीने पहले लॉन्च हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि उस वक्त जब लॉन्च हुए थे ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल बैटल ग्राउंड्स नाम की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 40,000 के प्राइस पॉइंट पे जो मुझे जो 4-5 अच्छे फ़ोन लगते थे उनका कंपैरिजन किया। उसमें था गैलेक्सी A32 और रेडमी नोट 11, ये दोनों टॉप पे आए थे। फिर मैंने इन दोनों का भी कंपैरिजन किया था कि इन दोनों में से कौन जीता। लेकिन मेरे ख्याल में रेडमी नोट 11 इस वक्त मेरा ख्याल है 35,000 के आसपास की प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा आपको। कैमरा उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा फ़ोन है। 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले उसके अंदर लगा हुआ है। और पॉइंट ये है कि वो जब फोन्स लॉन्च हुए थे ना, तो उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है अभी तक, बिकॉज उनका स्टॉक मार्केट में था, कंपनीज ने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया था। वो अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली उनको बढ़ाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो अगर आप 3-4 महीने पुराने वाले फ़ोन्स पे जाते हैं ना, तो उनमें आपको अच्छी प्राइस मिल जाएंगी। अब जो आगे से फ़ोन्स लॉन्च होने शुरू होंगे, आपने सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ देख ली, और भी अभी फ़ोन्स आएंगे, तो ये आहिस्ते आहिस्ते जो है ना, पेट्रोल बम के साथ साथ मोबाइल बम भी गिरते जाएंगे हमारे लोगों के ऊपर। तो मेरा ख्याल है गैलेक्सी A32 मुझे अब भी अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है 47-48 हज़ार की रिटेल प्राइस है, 40-41 के आसपास मिल जाएगा। ओवरऑल अच्छा पैकेज है, हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले है, बैक कैमरा बहुत तगड़ा है, 5000 मिलियन पावर की बैटरी है, दिखने में भी काफ़ी ट्रेंडी लगता है। और रेडमी नोट 11, मेरा ख्याल है ये दो फ़ोन्स ओवरऑल मैं अभी तक लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। एक और फ़ोन भी है जो आजकल मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं आता या ऑडियंस को नज़र नहीं आता, मैं मतलब उसको इंटीग्रेट करना चाहूँगा। मैंने जब भी 40,000 रुपये के अराउंड को बेस्ट फ़ोन का है, पोको M4 Pro 4G भी आज भी मार्केट में अवेलेबल है 42-43 हज़ार रुपये की रेंज में, जो कि थोड़ा सा बेटर है कंपैरेटिवली। रेडमी नोट 11 कैमरा बेटर हो जाता है, MediaTek Helio G96 मिलता है,
तो उसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी समझने की जरूरत है, ऑडियंस को, बायर को समझने की जरूरत है कि जब आपकी लिविंग कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, आपके पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं, आपके खाने पीने की अशिया की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, इवन दो सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमारे पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं, चाहे वो असेंबल भी की जाती हों, उनकी प्राइस ज़्यादा हो रही है। तो कुछ अंडरस्टैंडेबल थिंग्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है, और कुछ हम लोग आप लोगों को बता रहे होते हैं कि उस प्राइस पॉइंट पर कौन सी प्रोडक्ट बेटर है। अमीर भाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मेहनत करते हैं, और जब भी अमीर भाई की ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो कि बैटल ग्राउंड टाइप की होती हैं, मेरे ख्याल में मेरे लिए भी वो सीखने वाली वीडियोस होती हैं, और उसके बाद ऑडियंस डिसाइड कर पाती है कि किस प्रोडक्ट की तरफ जाना है, किस तरफ नहीं। तो ये जो हम लोग प्राइस ब्रैकेट के ऊपर, बबलू लाहौरी बहुत अच्छी बात करता है इस प्राइस पॉइंट पे, हमारी भी कोशिश होती है कि हम लोग अच्छी बात करें, तो आप लोगों ने भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों को। खैर अमीर भाई, थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने समझाया। आई थिंक ये एक ऑडियंस के लिए बड़ा आसान तरीका था समझने का। हम अगले क्वेश्चन की बात आते हैं। आप क्या समझते हैं, रिव्यू अबाउट बाइंग पावर ऑफ टेक इन करंट सिचुएशन। अब इसमें मैं मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस टाइम जो करंटली सिचुएशन चल रही है, जैसा कि आपने मोबाइल फोन का बताया कि अभी 2-4 महीने पुराने जो हैं वो फोन्स को आप बाय करें, आप क्या सोचते हैं कि ये जो ब्लूटूथ हैंड्स फ्रीज आ रही हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, या जो हमारे पास स्पीकर आते हैं, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग बाय करते हैं, इवन तो लैपटॉप भी अगर बाय करते हैं, तो इसको बाय करने के लिए कुछ टिप्स दे सकेंगे आप, मतलब कि लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी, किस टाइप की प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अली भाई देखें, अगर बाइंग पावर की बात है ना, तो पहले तो हम ये समझ लें कि हर चीज़ अब आगे जो है ना महंगी होती चली जाएगी, आप देखेंगे, क्योंकि जब भी कोई जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है ना, तो वो उसी दिन उसका इम्पैक्ट आपको नहीं महसूस होता, आपको आने वाले हफ्तों में उसका आहिस्ता आहिस्ता होता चला जाता है। तो मेरे ख्याल में लोगों की बाइंग पावर डेफिनेटली नीचे आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मुझे खुद ये चीज़ फील हुई, मैं अभी कुछ कंप्यूटर्स अपने स्टूडियो के लिए ले रहा था, तो एक तो मैंने टाइम पे ख़रीद लिए, और तीसरे में मैं सोच में पड़ गया, और एक ही हफ्ते में डॉलर कोई 10-15 रुपये बढ़ गया। तो वो जो है ना प्रोडक्ट की प्राइस ही जो है ना 10,000 हज़ारों रुपये बढ़ गई एक साथ ही। वो लैपटॉप था, मैकबुक। तो मेरा ख्याल है कि बाइंग पावर लोगों की डेफिनेटली कम होगी। जो ईयरबड्स हैं उनमें तो और भी हमें इजाफा दिखेगा, क्योंकि अभी जो फ़ोन्स हम लेते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में असेंबल्ड हैं, और सारे मेजर ब्रांड्स तो पाकिस्तान ही असेंबल कर रहे हैं, सैमसंग, शाओमी, आपके ओप्पो, वीवो, सारे के सारे टेक ब्रांड्स हैं जो, बिल्कुल बिल्कुल, और सारे यानी कि मेजर मोबाइल फोन ब्रांड्स तो यही कर रहे हैं। तो वो तो रेगुलेटरी ड्यूटी का एक्सपोजर उन पे फिर भी कम है, लेकिन जो जैसे ईयरबड्स और इन टाइप की चीज़ें हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, ये तो कुल्ली तौर पे ज़्यादातर इंपोर्ट ही होते हैं, इंपोर्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं, चाइना से वो सीधा इंपोर्ट करते हैं, यहाँ बेचते हैं, तो उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है कि अभी जो भी खरीदना चाह रहा है, अब डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है डॉलर और बढ़ेगा तो आप फिल फॉर ख़रीद लें अपनी चीज़, क्योंकि वरना अगर ये और बढ़ गया थोड़े आने वाले दिनों में तो प्रॉब्लम होगा। मुझे पर्सनली कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अब ये जितना 208 पे पहुंच गया है, मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता है कि अगर ये पॉलिटिकल नॉइज़ थोड़ा सा कम हो जाए और IMF के इश्यूज और ये सब रिजॉल्व हो जाए, तो हो सकता है थोड़ा नीचे डॉलर आ जाए और थोड़ी सी प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। बट मैं तो कहूँगा कि जो भी खरीदना, मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर लग जाएगा डॉलर को वापस आते आते। ओके जी दोस्तों, अगला सवाल अमीर भाई से बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे अमीर भाई ये क्वेश्चन बहुत आता है, और आई थिंक आपके भी कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा हो गई है, लोगों को कैमराज अच्छे चाहिए होते हैं, और पाकिस्तान में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो प्राइस ब्रैकेट है वो डिस्कस होती है 40K के अराउंड, आज के दौर में भी। तो अगला क्वेश्चन इसी बारे में है कि आप क्या सोचते हैं कि 40,000 के अराउंड कैमरा सेंट्रिक डिवाइस इस टाइम कौन सी है और कैसी होनी चाहिए, मतलब उसमें EIS कितनी अच्छी होनी चाहिए, या OIS अब सैमसंग ने ट्रेंड किया है तो वो EIS से कितनी बेहतर है, इसको आपने जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ करना है। अच्छा अली भाई, बुनियादी तौर पे पहले तो जो है ना सब कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया ये प्राइस इंक्रीसेस की वजह से, लेकिन जनरली जब मैं 40,000 के आसपास फ़ोन्स देखता हूँ, और ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ क्योंकि आप मेरे से बहुत ज़्यादा फ़ोन्स और भी कवर कर रहे होते हैं, मैं अक्सर फ़ोन्स मिस भी कर जाता हूँ, लेकिन मेरा जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि मैं 2-3 ब्रांड्स पे स्टिक करता हूँ अगर मुझे कैमरा की अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त है, अभी भी जो लेटेस्ट ये A3 सीरीज़ निकाली है इन लोगों ने, उसके अंदर भी जो है ना 30-40 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी OIS लेके आ गए हैं। तो अगर OIS है
गेम चेंजिंग फीचर है, आपको 40,000 के फ़ोन में किसी में मिले। आई बिलीव इस वक्त A23 में है, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। तो अगर OIS है और सैमसंग का ब्रांड नेम है, सैमसंग के एल्गोरिदम्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आई प्रेफर सैमसंग। उसके अलावा भी अगर इससे हम नीचे आ जाते हैं तो मैं नॉर्मली ओप्पो को सबसे ज़्यादा फेवर करता हूँ। ओप्पो के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है सेल्फी कैमराज 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी अपने कंपटीशन को बड़ा डोमिनेट करते थे। ओप्पो A96 का रियर कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, खासकर एल्गोरिदम्स को देखते हुए। फिर अगर उससे भी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है रियलमी भी बहुत अच्छा रहता है। तो रियलमी 9i का कैमरा डिसेंट है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अगर हायर मेगापिक्सल काउंट्स हों, OIS सबसे टॉप गेम चेंजिंग फीचर, एल्गोरिदम्स अच्छे हों, मैं ले लेता हूँ। तो आई वुड स्टिल सजेस्ट के गैलेक्सी A23 एक डिसेंट ऑप्शन है कैमरा के हवाले से। कैमरा के हवाले से ओप्पो A96 मुझे काफ़ी डिसेंट ऑप्शन लगता है। A32 भी कुछ हद तक मुझे याद नहीं, A32 में OIS था EIS नहीं, A32 में EIS था, OIS नहीं था। लेकिन A32 का भी 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था, तो उसकी वजह से जो है ना क्वालिटी हमें अच्छी निकल के आती थी। अच्छा, इसमें एक छोटी हाँ, अगर इस प्राइस पॉइंट से, सॉरी अली भाई काट रहा हूँ आपको, इस प्राइस पॉइंट से थोड़ा अगर ऊपर चले जाते हैं ना, क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ने तो ऑब्वियसली शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर हम 5-10 हज़ार ऊपर चले जाते हैं तो Vivo V23e भी एक डिसेंट ऑप्शन है। उसमें बैक कैमरा भी बहुत अच्छा है और खासकर सेल्फी कैमरा, अगर आपको 40 तो नहीं 50-60 हज़ार के आसपास बहुत अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए तो आप Vivo की ये V23e की तरफ देख सकते हैं। Vivo ने सेल्फी गेम बहुत हाई की। लेकिन अमीर भाई, एक किंग अभी भी अवेलेबल है, जिस किंग को हम लोगों ने स्मार्टफोन अवार्ड भी दिया, जिसको हम लोगों ने कैमरा अवार्ड भी दिया था, मतलब 50,000 रुपये की रेंज में। Redmi Note 10 Pro स्टिल अवेलेबल है मार्केट में, और अमीर भाई वाली बात के 6-7 महीने पुराने फ़ोन अभी अवेलेबल हैं, पुरानी प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। तो आप Redmi Note 10 Pro को, अगर आपका 50K के अराउंड जो प्राइस है, आज भी अवेलेबल है। और आज भी मेरे ख्याल में Redmi Note 10 Pro का कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, क्या कहेंगे अमीर भाई, कैसा है Redmi Note 10 Pro अगर लोग कंसीडर करते हैं 50,000 रुपये की रेंज में? देखिए, Redmi Note 10 Pro तो किंग है। मैंने आपके आगे वाला एक जो है ना गेमिंग पे आपने कहा था बात करेंगे थोड़ी सी 40-50 हज़ार के आसपास, तो मैंने उसके लिए संभाल के रखा हुआ था Redmi Note 10 Pro को। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा कैमरा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। साथ में थोड़ा सा Redmi का मुझे हमेशा एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग से इशू रहता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि किसी भी प्राइस पॉइंट पर Redmi के कैमरास थोड़े से वो होते हैं, लेकिन पावर यूज़ के लिए मुझे Redmi Note 10 Pro बहुत अच्छा लगता है। और Redmi Note 10 Pro तो खैर ओवरऑल ही एक किंग फ़ोन है, तो मैं तो अभी तक लोगों को रेकमेंड करता हूँ। अच्छा अमीर भाई, यहाँ पर एक और चीज़ कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी है लोगों के माइंड में ना। दो फोन्स के अंदर मुझे इतनी डिमांड आ रही है कैमरा कंपैरिजन की, तो मैं जैसे आपका एक ओपिनियन लेना चाहूँगा। एक कंपनी है इन्फिनिक्स और एक है टेक्नो। इन्फिनिक्स का जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है फ़ोन, आपने भी एक्सपीरियंस किया है, इन्फिनिक्स नोट 12 G96, इसमें EIS नहीं है, डेडिकेटेड स्टेबल मोड भी नहीं है। अगर इस फ़ोन को इन्फिनिक्स के नोट 11 प्रो के कैमरा के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें डेडिकेटेड स्टेबल मोड था और उसमें OIS पेरिस्कोपिक लेंस भी था, 50 mm का ऑप्शन भी मिलता था, मतलब वो जो 8 मेगापिक्सल का OIS है वो मैंने उसकी बात कर रहा हूँ। या हम इसको कंपेयर करते हैं टेक्नो कैमन 18P के साथ, जिसके अंदर भी 50 मेगापिक्सल 2x जूम वाली ऑप्शन मिलती थी। इधर इसको आपको कैसे मतलब कैसे, कौन सा फ़ोन आप चूज़ करेंगे, कैमन 18P वर्सेस इन्फिनिक्स G96 जो वाला फ़ोन है? देखिए अली भाई, मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन तो किया नहीं है, और टेक्नो कैमन 18P की मैंने तारीफ़ें बहुत सुनी है, लेकिन मैंने खुद पर्सनली उसको अभी तक रिव्यू किया नहीं है। मैं आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ इन्फिनिक्स के साथ। अब हो सकता है डिवाइस टू डिवाइस फ़र्क हो, और ये नोट 11 G96 को भी अभी मैंने बहुत इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स ने पिछले 1-2 साल में अपनी कैमरा गेम काफ़ी अप की है एल्गोरिदम्स के हवाले से। क्योंकि मैंने जब इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और Redmi Note 10 का जब कंपैरिजन किया था तो इन्फिनिक्स हार गया था, लेकिन जब मैंने इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो और Redmi Note 11 का किया तो वहाँ कैमरा में जो है ना इन्फिनिक्स के उसमें मुझे काफ़ी महसूस हुई। तो टेक्नो और इन्फिनिक्स में अगर मुझे सिर्फ ब्रांड्स को देखते हुए करना हो तो मैं डेफिनेटली इन्फिनिक्स को सेलेक्ट करूंगा, लेकिन अगर टेक्नो कैमन 18P, अब आप बताएं कि कैसा है। नोट 12 G96 है, ये इन्फिनिक्स के नोट 11 प्रो से बेटर है कि नहीं? ऑन पेपर तो बेटर नहीं लग रहा है, लेकिन अगेन मैंने इसको अभी इन डेप्थ इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा तो फिर मैं थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस कर पाऊंगा। अब मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करता हूं तो टेक्नो कैमन 18P मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। अगर इन तीन फोन्स के अंदर देखता हूं, दूसरी प्रायोरिटी मेरी होगी इन्फिनिक्स की नोट 11 प्रो की,
देन अगेन मुझे कोई और अगर ऑप्शन नहीं मिलेगी तो मैं G96 Note 12 की तरफ जाऊंगा, बिकॉज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इसका कैमरा का, मुझे Infinix Note 11 Pro और Techno Camon 18P का, क्योंकि मैंने तीनों ही फ़ोन यूज़ किए हैं, तो मुझे ये दो फ़ोन जो है वो ज़्यादा बेटर लगे कंपैरेटिवली दिस फोन। तो अली भाई इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली लिया था मैं तो, बिकॉज पहले इनका था इन्फिनिक्स Note 10 फिर Note 11 आया। अब इन लोगों ने जो 12 सीरीज है ना उसमें Note 12 G96 निकाला है, जो कि टॉप ऑफ द रेंज जो है 40,000 के आसपास रिटेल कर रहा है। और इनने मेरे हिसाब से Note 12 Pro की जगह Note 12 VIP निकाल दिया है, जो है ना 56,000 पे हाँ, लेके वो चले गए। उसको हम बाद में तो अभी मेरा आगे ख्याल लेके है, आते हैं उसको भी डिस्कशन में ना। हाँ, क्योंकि इसमें जनरली जो है ना, सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं कि अगर आप खुद सोच रहे हैं कि भाई प्राइसेस में कितना फर्क आएगा, तो जनरली अभी जो हम देख रहे हैं ना, सब बातें कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इस साल होगी 25 से 30%, बिल्कुल। क्योंकि फ्यूल भी बढ़ गया, खाना भी बढ़ गया, डिप्रिसिएशन भी लग गई सही वाली। तो अगर आप 30% के हिसाब से चले ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो पहले 40,000 का फोन था, आपने उसमें 30% बढ़ा दिया, तो वो सीधा सीधा 52,000 का हो 52,000 जाएगा। का अब हो अगर गया, इससे exactly ऊपर ऐसा ही। जाता है तो और आप महंगे हो ब्रांड जाएंगे। के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि यार ये जो है ना इन्फ्लेशन 30% है, आपने 40% 50% कैसे प्राइस बढ़ा दिया। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि प्राइस इंक्रीज भी थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा हमें। चलें जी, थैंक यू सो मच अमीर भाई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन विच कैटेगरी, मतलब आप डिफरेंट कैटेगरीज में क्या चाहते हैं कि मतलब क्या सोचते हैं कि कंपनीज को कुछ नहीं कोई ना कोई ऐसी अपनी जो है ना यूएसपीज या कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए इस टाइम में, ताकि कुछ ना कुछ तो कंज्यूमर को, यूजर को वैल्यूज मिले उसकी प्रोडक्ट की। देखिए ये मेरे हिसाब से जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ मेरे पर्सनल 2 सबसे बड़े डील ब्रेकर्स, यानी कि सबसे ज्यादा ये 2 कैटेगरीज है जिनके ऊपर मैं कभी फोन देखता हूँ और मेरे दिल से उतर जाता है कि यार ये मैंने लेना नहीं है। सबसे उसमें से पहली चीज है डिस्प्ले। खासकर अगर आप 40,000 के आसपास प्राइस पॉइंट पे आ जाते हैं, मेरे हिसाब से हर ब्रांड को इस वक्त कम से कम AMOLED 90 हर्ट्ज देना चाहिए, या तो 120 हर्ट्ज का IPS LCD दे दो अगर 35,000 के आसपास है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे 60 हर्ट्ज का कोई डिस्प्ले दोगे तो वो मेरे लिए तकरीबन बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल सी बात है। और डिस्प्ले, क्योंकि आजकल हमारे जो फोन का यूसेज है, ज्यादातर लोगों का मेजॉरिटी यूसेज डिस्प्ले का ही होता है, यानी कि वीडियोस देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, या फिर अपनी एप्स भी चला रहे हैं, तो आपको एक अच्छा डिस्प्ले मैटर करता है। अगर अच्छा रिफ्रेश रेट हो और आपके स्क्रॉलिंग बड़ी मजे की हो रही है और आप सिर्फ ईमेल भी पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो हर कंपनी को मेरी हमेशा ये तजवीज़ होती है कि भाई ये 35 से 40,000 वाला प्राइस पॉइंट है, उसके ऊपर अगर आप 60 हर्ट्ज डिस्प्ले दे रहे हैं तो वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, डील ब्रेकर है। दूसरी चीज़ है स्टेरियो स्पीकर्स। अब हम आजकल देख रहे हैं काफ़ी सारे फोन्स अब स्टेरियो स्पीकर्स के साथ आ गए, लेकिन फिर भी आपको इक्का दुक्का 30-40,000 इवन 50-60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे कोई फ़ोन मिल जाएगा जिसके अंदर सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर डाला हुआ होगा, या तो ड्यूल स्पीकर्स होंगे, तो दूसरा बिल्कुल ही धीमा सा सिर्फ नाम का स्टेरियो स्पीकर्स होंगे। तो मेरे ख्याल में ये 2 चीज़ें जो है ना, मैं सबसे ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार प्रोसेसर की बात नहीं की, क्योंकि मेरे हिसाब से अब 30-40,000 वाले प्राइस पॉइंट है ना, प्रोसेसर्स पावर और एफिशिएंसी में उधर पहुंच गए हैं जहाँ मेजॉरिटी यूज़र के लिए वो चल जाते हैं। सिर्फ हार्डकोर गेमर्स या बहुत पावर यूसेज वाले जो लोग हैं उनको बहुत पावरफुल प्रोसेसर्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो 80-90% लोग हैं जिनको डेली यूज पे सिर्फ ऐप्स चलानी है, फेसबुक इंस्टाग्राम करना है, ईमेल मैसेजिंग व्हाट्सएप वीडियोस देखनी है, यूट्यूब करना है, उस टाइप की चीज़ों के लिए आजकल के प्रोसेसर्स काफ़ी पावरफुल हैं। तो डिस्प्लेज और स्टेरियो स्पीकर्स प्लीज़ सारे ब्रांड्स ये 2 चीज़ें दिया करें फ़ोन के अंदर। अराउंड 40K फिर से आपको सोचना पड़ेगा, व्हाट डू यू थिंक के 50,000 रुपए के अराउंड एक गेमर अगर कोई डिवाइस बाय करना चाहता है गेमिंग के लिए, तो उसकी टॉप प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ओके अली भाई, सबसे पहली बात तो भाई मास टेक के मेरे सारे भाइयों, अली भाई जो है ना इसके स्पेशलिस्ट हैं। मैं खुद भी गेमिंग रिव्यूज जब भी किसी उसमें कर रहा होता हूँ तो मैं अली भाई की वीडियो ज़रूर देखता हूँ, कितने FPS आ रहे हैं, कितना हीटअप हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ये गुरु हैं इस मामले में। मुझसे अगर 50,000 के आसपास पूछते हैं ना, तो पहले हमारा जो इंडस्ट्री का जो माहौल था वो बड़ा अच्छा था। आपको पोको X3 Pro जैसे डिवाइसेस मिल जाते थे 35-40,000 के आसपास, जिसमें फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर्स होते थे, 120 हर्ट्ज के IPS डिस्प्लेस होते थे और गेमिंग सेंट्रिक फोन्स होते थे। अब अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गई हैं, वो सारा टाइम अब जाता हुआ दिख रहा है। इस वक्त अगर 50,000 के आसपास मुझसे पूछते हैं तो या तो कोई पुराना फ़ोन ढूंढे हैं जो कि अभी तक स्टॉक में आपको कोई मिल गया, अच्छे तगड़े प्रोसेसर और 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ। इस वक्त मैं Redmi Note 10 Pro, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ। Snapdragon 732G चिपसेट है, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है, बड़ी बैटरी, सुपर फास्ट चार्जिंग भी साथ में दी गई है। तो Redmi Note 10 Pro मुझे अच्छा लगता है 50,000 के आसपास। उसके अलावा अब आपको फ़ोन्स बड़े महंगे महंगे मिलेंगे, पहले मिल जाते थे बट ये 3-4 महीने ने ना सारी गेम आउट कर दिया।
सो अमीर भाई, आप क्या सोचते हैं कि ये जो करंटली सिचुएशन चल रही है, खास करके जो अंडर 30 की है, इसमें कौन सा ब्रांड अपने कंपेटिटर्स को compete करेगा या थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है? अली भाई, मुझे लगता है कि माजी में जो ब्रांड्स ये 20 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे अच्छे चल रहे थे ना, यही अब नेचुरली आपको 30,000 पे ज़्यादा अच्छे खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो 30 से 40,000 पे थे वो थे इन्फिनिक्स और रेडमी। मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स रेडमी इसको रूल कर रहे थे। वो थोड़े से अब ऊपर चले जाएंगे। इन्फिनिक्स 25,000 के प्राइस पॉइंट पे भी अच्छा कर रहा था। इन्फिनिक्स हॉट 11S हमने देखा, इन्फिनिक्स हॉट 12 में कुछ चीज़ें कम कर दी थी, लेकिन फिर भी अच्छा एक डिसेंट डिवाइस है। तो इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ से भी हमने ये 20 से 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे डिसेंट फोन्स देखे थे। मुझे एक बड़ा पसंद आया था पोवा 2, जो कि आपको नहीं अच्छा लगा था उसका, क्योंकि पीछे स्पीकर था, बट ओवरऑल वो एक मुझे डिसेंट डिवाइस लगता है। तो मेरे हिसाब से 30,000 अब जो है ना, इन्फिनिक्स और टेक्नो जो है ना, ये 20 से 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पर अच्छा खेलेंगे। और अभी बाय द वे गैलेक्सी A03 भी जो है सैमसंग का, आई नो सैमसंग की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन गैलेक्सी A03 भी मुझे 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा की वजह से और उसका जो टाइगर T606 है, उसका GPU काफ़ी तगड़ा लगाया हुआ है। मैंने यहाँ आपके लिए जो है ना सारे स्पेक्स निकाल के भी रखे हुए हैं। GPU उसके अंदर इन्हें दिया है माली G57, जो कि एक 25,000 के प्राइस पॉइंट के लिए एक डिसेंट GPU है। UI भी अच्छा है, 5,000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है। सिर्फ मुझे उसका एक जो बड़ा डाउन साइड दिखा वो था कि फिंगरप्रिंट सेंसर कोई नहीं दिया गया है उसके अंदर, क्योंकि सस्ता फ़ोन है। लेकिन आई स्टिल बिलीव के, क्योंकि बजट प्राइस पॉइंट पे भी जो है ना सैमसंग के ये डिवाइसेस अच्छे चलते हैं। बहुत से लोग जो गिफ्ट देना चाह रहे हैं किसी को, या उनको ब्रांड कॉन्शियस, और एक्चुअली बहुत हैं। सैमसंग का भी 20,000 वाला 25,000 वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा बिकता था। तो सैमसंग भी कुछ हद तक देगा कॉम्पिटिशन, बट रूल मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स और टेक्नो करेंगे इस प्राइस पॉइंट को। चले अमीर भाई, अगेन व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि जो लास्ट ईयर जो प्राइस सेगमेंट था 15 से 20,000 रुपए का बजट प्राइस सेगमेंट था, वो इस साल कहां स्टैंड करेगा, किस प्राइस ब्रैकेट तक स्टैंड करेगा? मेरा इसमें वही सिंपल पर्सपेक्टिव है, जो भी चीज़ इस वक्त आपको 20,000 की मिल रही है, आप उसमें 20 से 30% का इजाफा कर लें। ये 25-26 पे चला जाएगा सीधा सीधा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मिड 2022 तो अब हम पहुंच गए ऑलरेडी। और ये आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना वक्त के साथ साथ जैसे जैसे न्यू फोन्स आते जाएंगे ना, आपको इसका इम्पैक्ट फील होता जाएगा। लेकिन 10 से 15% तो फिल फॉर आपको फ़र्क दिखेगा। जो 20,000 का फ़ोन था वो 24-25 पे आराम से चला जाएगा, और हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए, क्योंकि अब बिजली भी महंगी हो गई है, फ्यूल भी महंगा, तो ये सारी चीज़ों का भी इम्पैक्ट, आप फैक्ट्रीज़ की रनिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है, डॉलर भी ऊपर चला गया है। तो मैं कहूँगा कि सब ये सारी हर चीज़ की कॉस्ट है ना, हर चीज़ की कॉस्ट है। आप अगर ऑफिस आए हुए हैं, ऑफिस बंद है, तो वो उस वक्त की आपको तनख्वाह तो मिल रही है लोगों को, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी, तो वो कॉस्ट तो जनरेट हो ही रही है। तो 20,000 का जो प्राइस पॉइंट है वो सारा 25-26 पे फिल फॉर मुझे लगता है आ जाएगा। हो सकता है बस अल्लाह रहम करे कि यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, क्योंकि ये तो चले हम बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट, यानी कि फ़ोन्स और ये कोई रोटी की तरह तो नहीं है ना कि आपका सर्वाइवल एट स्टेक हो जाए। तो अल्लाह रहम करे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आ जाए, क्योंकि अब गरीबों को बेचारों को बहुत, अभी आजकल तो मैं खौफ में आया हूँ सोच के कि यार लोग कैसे बेचारे अपना गुजारा करेंगे इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम और इतनी सडन महंगाई के साथ। यानी कि एक एक दिन में 30-30, 40-40 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता है, और एक एक ही हफ्ते में कुकिंग ऑयल की प्राइस 100-100, 200 रुपये बढ़ जाती है। तो आई मीन बस अल्लाह रहम करे। लेकिन प्राइसेस अब ऊपर जाती हुई दिख रही हैं। बजट प्राइस पॉइंट जो 15 से 20,000 था, वो अब आपको दिखेगा 25 से 30,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अमीर भाई, लेकिन आपने इसका बड़े एहतियात से जवाब देना पड़ेगा, आपको सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी नोज मैं किस फ़ोन की बात करूंगा, बट उस फ़ोन का हम नाम नहीं लेंगे। बट क्या आप क्या सोचते हैं कि 50,000 रुपये की रेंज से ऊपर 120 वाट फास्ट चार्जिंग मैटर करती है कि नहीं करती? और अगर किसी फ़ोन के अंदर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग हो, परफॉर्मेंस एवरेज हो, उसका कैमरा ही अच्छा ना हो, और सिर्फ डिस्प्ले और चार्जिंग, क्या ये एक कंज्यूमर लेवल पर एक यूज़र के लिए वैल्यूज रखती हैं? एज अ टेकी पर्सन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अव्वल तो जो है ना अगर आपके लोगों को हिंट नहीं समझ में आए, तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फ़ोन है जो 50,000 से थोड़ा ऊपर जो है ना 120 वाट्स की चार्जिंग दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप कौन से फ़ोन की बात कर रहे हैं। देखिए अली भाई, अब हर किसी की यूसेज पर डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको बार बार दिन में फ़ोन चार्ज करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा यूसेज है, उस सूरत में काम आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 120 वाट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ ना बैटरी साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इतनी तेज़ फास्ट चार्जिंग हो ना, तो उसमें आपको अगर ओवरऑल बैटरी की साइज़ अच्छी मिल रही है, कम से कम 5,000 मिली एम्प आवर हो, 6,000 हो, तो आप बहुत ही धमाकेदार हो जाएगा सीन, क्योंकि बहुत ही तेज़ चार्ज होता है और बहुत ही बड़ी बैटरी है।
बैटरी अगर थोड़ी सी छोटी हो, जो कि उस फ़ोन की है, वो मेरे लिए एक ज़रा सा इशू था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी भी कैटेगरी में आप एक बेस्ट इन क्लास फीचर दे रहे हो, तो किसी ना किसी हद तक तो वो एक अच्छा सेलिंग पॉइंट बन सकता है। बट अगेन यही हम लोग Helio G96 बार बार अटक जाता है हमारी हलक में आके कि यार नहीं हर फ़ोन इसको में Helio G96 G96 को डाला भी हम जाए। लोग ना अमीर भाई थोड़ा सा साइड पे करते हैं, G96 भी थोड़ा साइड पे करते हैं हम। 120 वॉट फास्ट चार्जिंग वर्सेस कैमरा, क्योंकि 50,000 पॉइंट जो 50,000 का जो प्राइस पॉइंट है, वो मेरे हिसाब से एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां पर एक बेस्ट कैमरा फोन होना चाहिए। इधर 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मेरे ख्याल में इनफ है, जहां 20-25 मिनट में फोन ने चार्ज होना है, वहां पर वो 4500 mAh जो है वो 50 मिनट ले ले। लेकिन मेरे हिसाब में आप कैमरा को और 120 वॉट को कैसे देखते हैं कि कैमरा बेटर होना चाहिए या 120 वॉट होनी चाहिए? देखिए, मेरे पर्सनल जो प्रेफरेंस है ना, वो है कि ऑनेस्टली मुझे 120 वॉट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अगर 67 वॉट्स हो बहुत है। एग्जैक्टली। डे टू डे यूसेज की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ऐसी बहुत कम सिचुएशंस हैं जब जो मैं 20 मिनट में पूरा फ़ोन चार्ज चाहिए। नॉर्मली चार्ज पे लगाते हैं, आधा पौना घंटा बंदा मूवी देखते देखते, टीवी देखते देखते, तैयार होते होते गाड़ी में लगा लिया, इधर उधर लगा लिया। तो 120 वॉट्स बसाते खुद तो इतना कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ फीचर। कैमरा अलबत्ता इससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर मुझे 120 वॉट्स की जगह 67 वॉट्स मिल जाए और कैमरा थोड़ा बेहतर और थोड़ी बड़ी बैटरी मिल जाए, मैं उसको प्रेफर करूंगा। तो 120 वॉट्स, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि बजाते खुद कोई ऐसा वो नहीं है गेम चेंजिंग फीचर कि आप बाकी हर चीज़ को डिसरिगार्ड करके एक खरीद अच्छा लें फ़ोन कैमरा को। होना जो था वो गेम चेंजिंग था। मेरे प्रायोरिटी में एक ज़्यादा बेहतर कैमरा जो है ना, गेम चेंजिंग फीचर है। अच्छा, ये जो जिस फ़ोन की आप बात कर रहे हैं, इसी के कंपैरिजन पे भी मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। गुड। लेकिन उसका जो मेन कंपेटिटर है इस वक्त, मेरे हिसाब से Redmi Note 11 Pro एक अच्छा कंपेटिटर है उसके लिए। तो अब देखना ये है कि इन दोनों के कैमराज कैसा परफॉर्म करते हैं एक चले दूसरे के लेट्स सी, साथ। मुझे वेट रहेगा आपकी उस लेकिन वीडियो का भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो देखेंगे। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच। ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन था, मुझे लगा कि अमीर भाई जो है ना वो उस तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अमीर भाई वाकई अमीर है दिल के। अमीर भाई ने वो डायरेक्टली मेरे दिल की बातें की हैं जो कि ये करनी थी। थैंक यू सो मच अमीर भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त इस टाइम थोड़ा बहुत बोर भी हो रहे होंगे, तो भाई देखिए, ये टेक की बात है, ये थोड़ी गौर से सुननी पड़ती है, इल्म सीखना पड़ता है, और ये आपके बहुत काम आएंगी जब कोई आप प्रोडक्ट बाय करने जाते हो, क्योंकि आप अपनी इनकम से, अपने हलाल रिस्क से पैसा लगा रहे हो एक जगह पर, और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें आप लोगों को गाइड भी करना है। तो अमीर भाई और हमारा यही पर्सपेक्टिव है कि हम लोग इस चीज़ पर जो है ना वो इंशाल्लाह मरते दम तक रहेंगे, कि हम अपने ऑडियंस के बहुत लॉयल होने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अमीर भाई, मोबाइल फोन्स को साइड पे करते हैं। एज अ टेक कंटेंट क्रिएटर आजकल क्या सीन बन रहा है कि कोई भी बंदा मोबाइल फोन रिव्यूज का चैनल खोलता है, वो कहता है जी मैं टेक पर्सन हूँ। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि 2022 में अगर कोई बंदा मोबाइल फोन रिव्यू शुरू करता है या वो एक टेक चैनल बनाता है, तो उसको कुछ टिप्स आप दे दें कि उसको किस तरीके से किस चीज़ों पे काम करना है ताकि वो ग्रो कर सके, और ग्रो करे ताकि बाहर से पैसे लेके आए, फॉरेन करेंसी लेके आए, हमारे रिजर्व्स बढ़े, और उसका भी अपना रोजगार बढ़े और उससे जुड़े हुए लोगों का भी रोजगार बढ़े, जैसे हमारे साथ लोग चल रहे हैं। अली भाई, देखें, जो आपने बात की ना कि हर बंदा मोबाइल फ़ोन्स की तरफ ही आ रहा है टेक में। असल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो टेक का सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है ही मोबाइल फ़ोन। पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत खरीद इतनी है नहीं कि वो बहुत महंगे महंगे लैपटॉप्स खरीदें। मैं मास मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूरोप अमेरिका में चले जाएँ तो वहाँ पर लोगों की है कुव्वत खरीद के, जो है ना, नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी बहुत अच्छे बीट्स के हेडफोन्स लेगा, एयरपॉड्स प्रो भी उठा लेगा शायद जाके, बहुत अच्छे लैपटॉप्स लेगा, मैकबुक्स बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ बिकते हैं। पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर उसके क्लोज भी नहीं बिकते। तो यानी कि यहाँ पर जो मास मार्केट आइटम है ना वो फोन्स है। अब ये अनफॉर्चुनेट है एक तरीके से, क्योंकि फिर यहाँ सिर्फ फोन्स पे, अब मैं खुद भी इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर आप मेरा चैनल देखें तो पिछली पता नहीं कितनी वीडियोस मैंने सिर्फ फोन्स पे ही बना दी है, क्योंकि ये ज़्यादा फोन्स ही लॉन्च हो रहे हैं, फिर हम उसमें बीच में टीवीज़ भी डाल रहे हैं, ये दूसरी चीज़ें भी डाल रहे हैं। तो जो भी पाकिस्तान में इस वक्त टेक पे आएगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो फ़ोन से ही शुरू करे। मास मार्केट आइटम है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप वही करोगे। जहाँ तक बात है सिर्फ अनबॉक्सिंग की, तो अब भाई आपने, हर किसी ने अपना फैसला खुद करना है कि वो उसकी क्या स्ट्रेंथ है और वो किस किस्म का कंटेंट बनाना चाहता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अनबॉक्सिंग भी करूँ, लेकिन अनबॉक्सिंग के साथ थोड़ा बहुत रिव्यू भी हो, कुछ इनसाइट्स हों। अनबॉक्सिंग में अक्सर ज़्यादा फीचर हैवी वीडियो होती है, लेकिन फिर मैं कंपैरिजन्स और रिव्यूज़ की तरफ भी आ जाता हूँ कि जो परचेस डिसीजन है लोगों का कि भाई ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, वो हम बता सकें। अब मेरा ज़रा इंटरेस्ट और भी चीज़ों की तरफ बन रहा है कि यार टेक में हम अब और भी चीज़ें लाएं। मैंने बीच में काफ़ी कोशिश भी की है सोलर पैनल्स पे और टीवीज़ पे और एसीज़ पे और हर किस्म का टेक, क्योंकि अब
फ्यूचर में आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री का एक तो पिटफॉल आपने बता दिया कि यार ये फ़ोन्स जो है ना महंगे होते जा रहे हैं, डिमांड नीचे आएगी, लेकिन टेक सेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ टेक में आती जा रही है। एग्जैक्टली ऐसा। गाड़ियां तो इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, उसमें भी टेक आती जा रही है। मेरे एसी में ब्लूटूथ लगा हुआ है, मेरे एसी की ऐप है, मैं अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकता हूँ, ये भी टेक हो गया। थोड़े टाइम में आपके घर में माइक्रोवेव, ब्लेंडर, फ्रिज सारे के सब सारे टेक में आ टेक हो गए जाएंगे। होंगे, क्योंकि इन सब के अंदर जो है ना मतलब सबको ब्लूटूथ हमारी होगा। तो जरूरत ये ठीक पूरी ठाक इंडस्ट्री और पड़ेगी, भी एक्सपैंड करेगी। ठीक ठाक पड़ेगी हमारी बिल्कुल जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल तो ये है कि इस वक्त फोन्स और ब्लूटूथ ईयरबड्स और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं, बट आईओटी जैसे फैलता जाएगा इसमें और भी चीज़ें आती जाएंगी। आती जाएंगी। चलें जी, मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट अमीर भाई ने वैसे आंसर कर दिया, लेकिन मैं इस सवाल को पूछने में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो मेरे बहुत सारे कोलीग्स भी, टेक कम्युनिटी वाले पर्सन्स भी देख रहे होंगे और शायद कोई नया क्रिएटर आने वाला भी देख रहा होगा। तो अमीर भाई, आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ अनबॉक्सिंग करना ही, गैजेट्स या स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करना ही एक टेक क्रिएशन है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप टेक की टॉक्स भी करते हैं, आपने एक अपनी सीरीज भी बनाई हुई है, आप कंपैरिजंस भी करते हैं, 5G पाकिस्तान में आता है आप उसके ऊपर भी बात करते हैं, आप मतलब सारी चीज़ों को कवर करने की, समअप करने की कोशिश करते हैं। आपने टीवी एलईडीज के ऊपर भी बात की। तो आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ डब्बा खोलना ही मुनासिब एक जो है वो एक टेक चैनल को रिप्रेजेंट करता है, या ऑडियंस को सिर्फ डब्बा ही खोलना देखना है, या ऑडियंस ने ये भी देखना है कि वो प्रोडक्ट चलती कैसे है, या उसी रेंज के अंदर दूसरी प्रोडक्ट उसको कितना टक्कर देती है? इसके बारे में थोड़ी सी आपकी जो थॉट्स हैं वो जानना चाहूँगा। देखिए अली भाई, अगेन इसमें जो है ना मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगा कि आपने जो वीडियो बनानी है ना वो बंदा देखे, जो ऑडियंस देखे, उसको काम आए किसी तरीके से। अब ऐसे भी बहुत से चैनल्स हैं जो सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आप अनबॉक्स थेरेपी देख ले, वो करता ही सिर्फ अनबॉक्स है, लेकिन अगर आप उसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे तो वो थोड़ी सी इनसाइट्स और उधर ही जाके कैमरा भी चेक कर रहा है और अपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चलो मजाक एटलीस्ट मस्ती वो और इनसाइट्स कैमरा साथ भी में चेक दे रहा करवा होता है। रहा होता है, वो रिजल्ट के बारे में बता भी रहा होता है। मतलब वो इंटरनेशनल टेक कंटेंट क्रिएटर अगर डब्बा खोलने वाला चैनल, बिल्कुल, वो डब्बा खोलता यानी है कि तो उसकी दिखाता भी उसकी है। वीडियोस में, हाँ नहीं तो उसको उसकी वीडियोस में वैल्यू मिल रही है ना लोगों को। हाँ, अगर आपने, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने सिर्फ अनबॉक्सिंग करनी है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको अपनी वीडियो में फिर कुछ ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी जिसके लिए लोग आके देखें। एक तो उनको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखना होता है। बहुत से लोगों को हमारे यहाँ ये भी होता है कि यार डब्बे के अंदर क्या आ रहा है, ये वो, अगर लेकिन मैं अब तो खरीदूं तो डब्बों मेरा में एक्सपीरियंस चार्जर क्या गायब होगा। होने लग गए, पाउच भी नहीं आते। मैंने आज हाँ तो अब ये देखिए डब्बा, इसके अंदर ना सिलिकॉन केस है, ना चार्जर है, और ये केबल है जस्ट। तो अनबॉक्सिंग उस तरीके बिल्कुल से मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस रहा नहीं। और उस तरह दूसरी, का नहीं रहा, और प्लस यही वजह है कि ग्लोबली भी आपको सिर्फ अनबॉक्सिंग वाले चैनल्स कम दिखेंगे। आई मीन इंडिया में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से सिर्फ टेक्निकल गुरुजी होगा। आप बाहर चले जाएं तो जो है ना और आप उसके भी ये हालात सब नजर आ रहे हैं वेस्ट में, टेक्निकल गुरु के, कि वो किस लेवल उसके पे तो चल चले रहा है। हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अनबॉक्स थेरेपी के हालात बहुत ही अच्छे हैं। अनबॉक्स थेरेपी सिर्फ अनबॉक्स कर रहा है, बट अगर आप पूरी टेक कम्युनिटी एट लार्ज देखें तो वो फिर हर किस्म का कंटेंट कर रहे हैं। तो अगर आप MKBHD देखते हैं, वो तो अनबॉक्सिंग बहुत ही कम करता है। वो तो ये कि उनको बहुत ही, आईफोन लेटेस्ट कोई OnePlus का फोन आया तो वो अनबॉक्स करेगा, वरना वो सिर्फ रिव्यू करता रिव्यू है, कर देता है। ऐसे ही वो और मिस्टर उसकी रुजा उसकी बॉस है। वीडियोस में बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक क्या आ रही है, वो उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं। मेरा भी पर्सनल अब फोकस यही है कि अब जरा सा जो है ना, जैसे जैसे हमारे माशाल्लाह चैनल्स डेवलप हो रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं स्टूडियोज डेवलप हो रहे हैं, टीम्स बन रही हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो मेरा प्लान ये है कि अब जो है ना फ़ोन से थोड़ा आगे बढ़ के जो है ना थोड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए। जैसे इंडिया का टेक बर्नर है, वो मुझे बड़ा पसंद है, मुझे उसका कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है, और हर किस्म की चीज़ करता है, लेकिन रीच बहुत अच्छी आती है। तो अगर उधर पॉसिबल है तो हमारे यहाँ भी कोई वजह नहीं है कि क्यों ना हो ऐसे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इवॉल्व करती जाएगी। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई आप किसी भी किस्म का चैनल स्टार्ट करें, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चाहे कितनी लिमिटेड आपको क्यों ना लगती हो, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है आप वही करें। बस आपका गोल होना चाहिए कि एंड व्यूअर जो है उसको मेरी डिसाइड वीडियो कर से पाए। 2-3 फायदे होने चाहिए। परचेस डिसीजन के वो खरीदे कि ना खरीदे, इसमें फायदे उसको जरूर होने हाँ, चाहिए। क्योंकि टेक चैनल एक एंटरटेनमेंट चैलेंज तो है, चैनल है नहीं, नाच गाना तो है नहीं। हमने प्रोडक्ट की बात करनी है और हमारे पे ट्रस्ट करके लोगों ने पैसे लगाने हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो एटलीस्ट एक टेक कंटेंट क्रिएटर को वो डिलीवरेबल्स रखने चाहिए जिसके बाद उसका व्यूअर उस पर ट्रस्ट करके डिसाइड कर पाए कि आइदर उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है कि नहीं जाना। तो आई थिंक ये डिफरेंशिएट जो है ना, वो हम सब क्रिएटर्स को मिलके अपने ऊपर दिखाना भी चाहिए और बाकियों को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए।
और अली भाई इसी में मैं ऐड करूंगा कि देखें अभी तक फिलहाल आपकी बात बिल्कुल ट्रू है कि हम लोग जो है ना एंटरटेनमेंट नहीं है, हम लोग बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल्स हैं। लेकिन अगर आप बाहर देखें, मिस्टर हुज द बॉस को देखें, तो उसकी वीडियोस इंफॉर्मेशनल से ज़्यादा मुझे इंफोटेनमेंट महसूस होती हैं। मजाक मस्ती भी कर रहा है, कुछ जो है ना टेक बर्नर देख लें, मुस्तकिल मजाक मस्तियाँ हंस आके आपके पेट में दर्द कर देगा वो। तो मेरा ख्याल है हमारी पूरी इंडस्ट्री को थोड़ी अपनी अब क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और इंफोटेनमेंट की तरफ आना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और साथ में एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है कि कोई पॉपकॉर्न खाते खाते रिलैक्स करते हुए सोफे पे लेट के भी हमारी वीडियो देख रहा है, उसको मजा आ रहा है। तो हम जब ये करेंगे ना तो और भी हमारी इंडस्ट्री आगे जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगेन मेरे आज क्वेश्चन पूरे हो गए क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो थैंक यू सो मच अमीर भाई, आपने अपना इतने कीमती टाइम में से मेरे लिए टाइम निकाला। इवन सैटरडे अमीर भाई की छुट्टी होती है, आज स्पेशल मेरे लिए स्टूडियो में आए। मेरी खुशनसीबी है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम लोग बहुत सारे कोलैबोरेशन करते रहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच अमीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया और आपके व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारी पूरी वीडियो देखी। मेरा चैनल रिव्यू स्पीक है, आप उधर भी जाके चेक कर लिंक सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर सकते है, हैं यहाँ अगर आप कहीं उस भी नाम आ रहा होगा इंस्टाग्राम का अमीर भाई का, और जो चैनल है रिव्यूज पी के यूट्यूब पे मेरे सीनियर हैं, तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा। रिव्यूज पी के सर्च करेंगे। आप सब ने, मैस्टेक फैमिली ने अमीर भाई के साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करना है। अमीर भाई को पहले करना है क्योंकि मैं अमीर भाई को अपना टीचर मानता हूँ, उस्ताद मानता हूँ, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है अमीर भाई। तो आप सब ने हम लोग को सपोर्ट करना है। और नेक्स्ट टाइम किस टाइप का आप जो है वो एजेंडा या कौन सा मुद्दा रखना चाहते हैं जिसके ऊपर हम लोग अपने 15 दिन बाद इसी की जो तीसरी एपिसोड अपलोड कर रहे हों उसके ऊपर बात करें। और अमीर भाई को हम लोग कब इनवाइट करें वो इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो डू फॉलो अमीर भाई ऑन बोथ प्लेटफॉर्म, ऑन इंस्टाग्राम, अभी अमीर भाई टिकटॉक पे भी आ गए हैं खैर, और अमीर भाई का यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर लें, आप लोग को अपडेट्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो फिर मच, इंशाल्लाह मुलाकात आप होती है। सबका शुक्रिया, आप लोगों ने बर्दाश्त किया हमें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दीजिएगा, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ले लेंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अमीर भाई, थैंक यू सो मच।